अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको उस अनसीन हीरो से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने मेडिकल के फील्ड में, फार्मेसी की फील्ड में बहुत ऊंचा काम किया है, बहुत नाम किया है खुद का, और कौम के लिए और अपने समाज के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से वो अपने पेशे को इंसाफ दे रहे हैं, इंसाफ दिला रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब खैसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर हमें हमारी इस रूबरू प्रोग्राम में समय दिया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको आपके ताल्लुक से तफसील से हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। प्लीज़ आप अपने बारे में तफसील से बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद इकबाल अहमद है, उर्फियत खैसर है। खैसर के नाम से ही लोग मुझे पहचानते हैं। मेरी पैदाइश 13 फरवरी 1974 में हुई। मेरे वालिद साहब डॉक्टर सैयद मकबूल अहमद मेडिकल ऑफिसर थे और हम लोग 2 भाई और 3 बहन हैं मेरे, और बहन सबसे बड़े हैं, वो भी DHMS डॉक्टर है। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है BHMS से। दोनों अपना हॉस्पिटल चलाते हैं अम्बेजोगाई में। और मेरे दूसरे और 2 भाई है जो मेरे से छोटे हैं। बहन के बाद मैं दूसरा बड़ा लड़का हूँ। और मेरे से छोटे भाई है सैयद शकील अहमद, साबिर उर्फियत है उनकी। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और उनकी पोस्टिंग अभी बोरीवली बॉम्बे हाई कोर्ट में है। और उससे छोटे भाई मेरे इंजीनियर हैं। उन्होंने भी औरंगाबाद से इंजीनियरिंग की, उसके बाद गल्फ में काफ़ी अरसा काम करते रहे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, और अभी इंडिया वापस आ गए हैं। यहाँ पे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। और उसके बाद जो मेरी पैदाइश हुई है वो नांदेड़ में ही पैदाइश हुई है, और स्कूलिंग नांदेड़ के ही नेहरू इंग्लिश स्कूल, जो कि बड़ा मारूफ स्कूल था उस वक्त का, उसमें हुई है। और 10th पास होने के बाद एम तो मेडिकल डॉक्टर का था, लेकिन कुछ परसेंटेज की वजह से मुझे फील्ड चेंज करना पड़ा। फिर मैंने डॉक्टर इसके स्कूलिंग के बाद मैंने साइंस कॉलेज नांदेड़ में एडमिशन लिया, जिसमें मेरी प्रिपरेशन मेडिकल फील्ड स्टूडेंट की थी। मैं MBBS का इरादा था, लेकिन 12th में कुछ परसेंटेज कम आने की वजह से फिर मैंने अपना करियर B.Pharm की तरफ मोड़ा, क्योंकि दवाइयों से मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड था और जो है वालिद साहब भी उस फील्ड से ही थे, तो दवाइयों की काफ़ी मालूमात भी थे। फिर मैंने एज ए करियर B.Pharm चूज़ किया। उस वक्त हमारे दौर में यहाँ पे मराठवाड़े में सिर्फ निलंगा में और औरंगाबाद में कॉलेज था, और मुझे एडमिशन पुसद में एक SNIOP नाम से सुधाकर नाइक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में एडमिशन मिला। 1992 में मैंने एडमिशन लिया और 1996 में मुझे पास आउट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरा इरादा पोस्ट ग्रेजुएशन का था, लेकिन हालात उस वक्त थोड़े माली हालात नहीं होने की वजह से मैंने डायरेक्ट जॉब के लिए प्रेफर किया। और मैंने सबसे पहले एज ए प्रोफेशनल करियर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रनबैक्सी फार्मास्यूटिकल्स का एक सोलस डिवीजन है, उसमें मैंने एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 3 साल काम किया, जिसमें से 1 साल मैंने सांगली में किया और उसके बाद बाकी 2 साल नांदेड़ में किया। इसी दौरान गल्फ से काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया में आते थे, आके वो फार्मासिस्ट को सेलेक्ट करके वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में लेकर जाते थे। उसी दौरान मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला। वहाँ पे इंटरव्यूज चल रहे थे, ये बाई चांस की बात है कि वहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे और मैं अपीयर हुआ इंटरव्यू में एज ए फार्मासिस्ट के तौर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन और रिटर्न भी पास हो गया और इंटरव्यू में भी पास हो गया, और मुझे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के एज ए फार्मासिस्ट एक जॉब ऑफर हुआ। सर, कितने साल किया आपने वहाँ पर? मैंने 10 साल एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम किया है वहाँ पर काम किया है, और बहुत अच्छे सेटअप में काम किया जहाँ पे सही फार्मासिस्ट का जो रोल था वहाँ वो मुझे प्ले करने मिला। अच्छा। और बहुत कुछ सीखने भी वहाँ पे मिला, जहाँ जो हम लोग यहाँ पे इंडिया में सुनते ही है अभी, और इंशाल्लाह आगे चल के ये दौर फार्मासिस्ट का भी इंडिया में भी वो दौर आएगा जहाँ पे तकरीबन डॉक्टर के बराबर फार्मासिस्ट की वैल्यू और काम होता है पेशेंट केयर में। तो वो काम किया है मैंने कि जहाँ पे डॉक्टर सिर्फ जो है डायग्नोसिस लिख के बाकी मेडिकेशन, वो डोसेज कि क्या दवा देना है, कितने मकदार में देना है, कितनी बार देना है, क्या उसका पावर देना है, ये सारा डिसाइड करना हमारा काम होता है।
तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत एज ए फार्मासिस्ट, जेन्युइन फार्मासिस्ट काम करने का मौका मिला हॉस्पिटल सेटअप में। मैंने 10 साल काम किया। अभी और मौका था मुझे वहाँ काम करने का, लेकिन बस मेरी ख्वाहिश थी कि अपने लोगों में वापस आके खिदमत करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बाद में हालात ठीक किए, घर के हालात सब ठीक हो गए थे, भाई वगैरह अच्छा पड़ गए। तभी मुझे ऐसा ये था, ख्वाहिश थी कि वापस अपने जगह पे आए, अपने लोगों के लिए काम करें। खास तौर पे फार्मेसी फील्ड के लिए काम करने की बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि ये फील्ड का बहुत इम्पोर्टेंस है फार्मा लाइन में। लेकिन इंडिया में कुछ वजूहात की वजह से इस फील्ड को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है या उसका उतना प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है। इसीलिए लोग नॉमिनली आप सुनेंगे कि फार्मेसी करें तो क्या मेडिकल खोलना है, यही सवाल भी आता है और लोग भी वही एक इरादे से करते हैं कि भाई मेडिकल फार्मेसी करेंगे। लेकिन इसमें फार्मेसी में बहुत वास्ट एक्सपोजर है आपको। आप 3 से 4 करियर चूज कर सकते हैं फार्मेसी करने के बाद, जिसमें से सबसे पहला तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं आप, जहाँ पे आपका रोल होता है कि डॉक्टर आपको डायग्नोसिस बता देंगे कि ये फला मर्ज को, ये फला पेशेंट को ये बीमारी है और उनका ये जो है कंप्लेंट्स है। उसके हिसाब से आपको दवाई भी बतानी होती है, क्या डोज में देना है वो भी बताना होता है, और कितना ड्यूरेशन में देना है, ये सारा डिसाइड करना फार्मासिस्ट का काम होता है। माशाल्लाह सर, पहले तो आपके परिवार के ताल्लुक से आपने बताया कि वेल एजुकेटेड परिवार आपका, और इस वजह से आप इस फील्ड में आपके वालिद साहब खुद एक डॉक्टर होने की वजह से आपका भी मेडिकल की तरफ आपका रुझान था, और आपका रुझान होने के कारण ही आपने फार्मेसी को चॉइस किया और उसमें आप आगे बढ़े। सर फिलहाल जो कोरोना जो 2 फेस आकर गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, नांदेड़ में भी बहुत सारे केसेस थे, और बहुत सारे केसेस में आप सर कोरोना काल में आपने बहुत सारे पेशेंट को अपनी सलाहियतों से, आपका जो एक्सपीरियंस है फार्मेसी में, उसके जरिए बहुत सारे पेशेंटों को आपने ठीक किया है। और जिसकी चर्चा ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, चौथ तरफ मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने आपकी एडवाइस से सेहत में उनके सुधार हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा था कि जाहिद भाई एक बार आप आपके रूबरू चैनल पर खैसर भाई को आप बुलाइए, उनकी खिदमत जो है कौम के लिए, समाज के लिए बहुत बेहतरीन है। सर उस तारीख से आप कुछ बताएंगे? जी, कोरोना में ऐसा हुआ कि हमको तो शॉप ओपन रखना अलाउड था, तो जब हालात देख रहे थे पेशेंट्स के और उनको बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, लोग ऐसे हमारे सामने ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तो हमने क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट हम लोग लीगलाइज तो नहीं है कि डायरेक्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट देके, तो हमने क्या किया कि भैया लोगों को ज़रूरत तो थी मेडिकल फील्ड की, उनको सपोर्ट किया और उनका जो है ट्रीटमेंट की, तो हमने क्या किया, एक फौरन एक टीम तैयार की जिसमें नर्सेस थी और फार्मासिस्ट थे, लैब टेक्नीशियंस थे, और हमने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको ऑनलाइन उनसे कंसल्टेशन लेने की परमिशन ली थी, और देखा कि जहाँ जहाँ पे भी जिनको मतलब हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम मतलब नहीं सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो हमने फिर एक टीम तैयार की और उसके तहत में जहाँ जहाँ भी पेशेंट्स गए हम उनके घर तक पहुँचे। और ये नंबर्स तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बड़े फख्र से ये बता सकता हूँ कि हमने 177 पेशेंट्स को घर पे ट्रीट किया। और उसमें बहुत लोगों का एक कंट्रीब्यूशन था, ऐसे नहीं कि मैंने अकेले ही किया, और डॉक्टर्स का भी बहुत फ्री कंसल्टेशन मिला डॉक्टर्स का, जिसमें से मैं खास तौर पे डॉक्टर आसिफ मुखेड़कर, इनका नाम लेना चाहूँगा। इन्होंने जब भी हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने इमीडिएटली पेशेंट के सिम्टम्स सुन के हमको ड्रग्स के बारे में गाइडलाइन देते थे, पेशेंट के केयर के बारे में गाइडलाइन देते थे, और हम लोग उस तरह से करते जाते थे। तो कुछ पेशेंट्स तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ पेशेंट्स को तो हॉस्पिटल्स ने ये कर दिया था, रेफर कर दिया था कि आप या तो हायर सेंटर चले जाओ या घर जाके आप जो है जो भी होगा दुआ करो। तो ऐसे पेशेंट्स को भी अल्लाह के फजल करम से बहुत शिफा हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको हयाती दी, और बड़ी खुशी होती कि ये अल्लाह ने हमसे खिदमत का मौका दिया। सर मैं एक दो पेशेंट को जानता हूँ जिनकी सेहत
आपके एडवाइस से, आपके गाइडेंस में उन्होंने सेहत हासिल की है। सर, शहर में बहुत सारे ऐसे एनजीओ भी है जिनसे आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। ऐसे कौन कौन से एनजीओ है जिसके जरिए आप अपने समाज की, अपने कौम की खिदमत करते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। जी, मैं नांदेड़ लोकल सिटी का मेडिकल सर्विस सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे चलती है, इसमें डॉक्टर्स भी है, फार्मासिस्ट भी है, लैब टेक्नीशियन है, तकरीबन मेडिकल सभी स्टाफ उसमें एज ए मेंबर्स है। और ये एक डेडिकेटेड नॉन प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में हम लोग एक तो खुद जो मेंबर्स के लिए एक कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, लेक्चर्स अरेंज करते हैं हर एक कैटेगरी के लिए। और दूसरा उसके जैसे नॉलेजेबल होना, और ये फील्ड हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें आप कंटिन्यूड आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, नॉलेज अपग्रेड करते रहना पड़ता है। आपका क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद 10 साल 15 साल 20 साल हो जाए, जैसे मुझे 25 साल हो गए प्रोफेशन में, तो अब मेरा नॉलेज और आज के नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना जरूरी। तो उस नजरिए के तहत हम लोग क्या करते हैं कि मेडिकल प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं डॉक्टर्स के लिए, कभी फार्मासिस्ट के लिए, कभी नर्सेस के लिए, तो उनका नॉलेज अपग्रेड होता रहे। एक तो ये करते हैं, और दूसरा एज ए पेशेंट लोगों के फायदे के लिए हम लोग कोई डे सेलेक्ट करते हैं। जैसे डायबिटिक डे हो गया, वर्ल्ड डायबिटिक डे होता है, उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे नीडी पेशेंट्स हो, वहाँ पे जाके क्या करते हैं कि फ्री कैंप्स करते हैं। कोशिश करके हम लोग फ्री उनका चेकअप भी करते हैं, उनका फ्री लैब टेस्ट भी करते हैं, और उनको मेडिकेशन तक फ्री देते हैं। अभी हाल ही में हमने एक 6 महीने पहले अर्धापुर में एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप लिया था, उसी MSS के अंडर में, जिसमें ऑलमोस्ट 11 स्पेशलिटी के डॉक्टर आए थे। और रेस्पॉन्स इतना बेहतरीन था कि 1000 से ज्यादा पेशेंट, एक दिन हमको बस नहीं हुआ कि वो पेशेंट्स को पूरा कवर करे। तो सोसाइटी की नीड इतनी बड़ी है कि आप जितना भी सर्विसेज दे उसमें आपको कमी पड़ता है। तो MSS के अंडर में हम ये एक बहुत बड़ा काम करते हैं। और दूसरा, मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ अरहम मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो जमात इस्लामी के अंडर में चलता है। तो उसमें भी हम लोग एक सोसाइटी को अफोर्डेबल रेट्स में बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, जनरली आप देखेंगे जेनरिक मेडिसिन एक बड़ा मौजू है, वो उस पर काफ़ी लंबी बात हो सकती है। मैं एक आइडिया देता हूँ। जेनरिक मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो परचेस है, जो मेडिकल वाला है या हॉस्पिटल वाला है, इनको बहुत कम कीमत में वो मिलती है, और उस पर MRP जो होता है वो ऑलमोस्ट नए जो स्टैंडर्ड ड्रग्स होते हैं उसके बराबर होता है। मसलन एक मैं मिसाल के तौर पे एक चीज़ बताऊँ, एक ओकासेट नाम से सेट्रिजिन गोली आती है सर्दी की, जिसके ऊपर कीमत जो है वो 20 रुपये है पत्ते के ऊपर। अच्छा। और एक शॉप में वो बड़े मुश्किल से 2-2.5 रुपए में शॉप ओनर को मिलती है। तो ऐसी ड्रग्स पे क्या करते हैं, अरहम हॉस्पिटल के अंडर में हम लोग पेशेंट को कम से कम कीमत में उसको मिलनी चाहिए। MRP के हिसाब से हम नहीं बेचते उसको। हम क्या करते हैं कि उसको हॉस्पिटल को रन करने के लिए कुछ खर्च निकल जाए, उसके हिसाब से उसका MRP डिसाइड करके, ऐसे कुछ ड्रग्स जो है पेशेंट को उसकी जरूरत भी होती है, और पेशेंट को उसको नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं, प्रॉफिट जो हॉस्पिटल रन करने के। सर, ये तो होगा आपके सोशल काम अरहम के ताल्लुक से होगा, फिर एक जो सोसाइटी MSS सोसाइटी के ताल्लुक से। सर, मैं आपकी मेडिकल भी विजिट किया था, और मेडिकल पर जो अब हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इनके मेडिकल पर 12 घंटे हमेशा रश रहता है पेशेंटों का। और इनके मेडिकल की एक खास बात है, वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। सर, उस बॉक्स के ताल्लुक से आप जरा कुछ बताइए। जी, बहुत अच्छा मौजू आपने छेड़ा है। असल में मैं आजकल व्हाट्सएप का दौर है, काफ़ी वीडियोस आते रहते हैं। तो मुझे एक ऐसे ही एक वीडियो आया था जो पाकिस्तानी फार्मेसी का था। उसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया था कि भाई आप मेडिकल पे जो है कोई एक ऐसा चैरिटी बॉक्स रखो, और उसमें से लोगों को कुछ फायदा हो सके, ऐसा कुछ काम करो। तो ये जो आइडिया है मैंने पिकअप किया वहां से। और मैंने क्या किया है कि मेरे काउंटर के पास में बाजू जहाँ पे मैं पेशेंट को काउंसिल करता हूँ, वहाँ पे मैंने एक बॉक्स रखा है, और उसमें वहाँ पे ऊपर तीनों लैंग्वेज में, इंग्लिश, मराठी और उर्दू में लिख दिया है कि आपकी इस मदद से, आपकी ये ताउन से जो गरीब
जरूरतमंद पेशेंटों को पूरा डोज दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, चिट्ठी लेके आता है, और अक्सर ऐसा होता है कि उसमें एंटीबायोटिक्स लिखी होती है या कोई ऐसी गोली लिखी होती है जिसका कोर्स उसके लिए करना बहुत जरूरी है। और वो अपनी माली हालात की वजह से क्या करता है, या तो 2 गोली ले लेता है या 1 गोली मांगता है या 1 दिन का कोर्स करके वो बंद कर देता है। उसमें 2 रिस्क होते हैं, एक तो उस पेशेंट को पूरी तरह से शिफा नहीं मिलती, और दूसरा एक बहुत बड़ा ये मेडिकल इश्यू है। आजकल एंटीबायोटिक्स खासतौर पे बराबर इस्तेमाल नहीं होने की वजह से या अधूरा डोज लेने की वजह से उसका रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस के मायने क्या होते हैं कि पेशेंट को उस दवा का असर होना खत्म हो जाता है। तो खास तौर पे एंटीबायोटिक में अगर से आप ये बार बार अधूरा डोज देते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो दवा बाकी सब पेशेंट को काम करेगी लेकिन उसको नहीं करेगी, या फिर जरासीम भी ऐसा अपने आप को बदल लेता है कि वो दवा फिर किसी पे भी काम नहीं करती। यानी डोज पूरा लेना डोज लेना बहुत जरूरी है। यानी कि फिजिशियन, अब जो भी फिजिशियन आपको डोज देता है 3 दिन का, 2 दिन का या 8 दिन का, हफ्ते भर का जो भी देता है, तो वो पूरा लेना जरूरी है, कंपलसरी है। बहुत कुछ एंटीबायोटिक में या फिर हर एक? नहीं, ये खास तौर पे एंटीबायोटिक है। बाकी आप पेन किलर्स हो गए, दर्द की गोलियां हो गई या और कोई सर्दी जुकाम की गोलियां हो गई, इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं रहता, जनरली वायरल रहता है या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन रहता है। इसमें आप सिम्टोमेटिक बोलते हैं, जैसा आपको सर दर्द हो रहा, एक कोई कालपोल गोली ले लो या सर दर्द की गोली लो, एक गोली ले लो, आपका सर दुखना कम हो गया, आपको आगे लेने की जरूरत नहीं। लेकिन खास तौर पर एंटीबायोटिक ऐसी ये चीज है जो इन्फेक्शन को क्लियर करती है। तो इसका अगर से आप अधूरा डोज लेते हैं तो आपके लिए आगे चल के रेजिस्टेंस होने के बहुत चांसेस बन जाते हैं, और आपका इन्फेक्शन भी वापस आने का और ज्यादा चांस बढ़ जाए। उसमें आपको क्या हो, एक डबल खर्च हो जाएगा। एक तो आपकी तबीयत भी नहीं सुधरेगी, और दूसरा आपको अभी आज 2 गोली लिया आपने, कल और आपको 3 दिन का डोज बढ़ाना पड़ सकता है। तो उस तरह के पेशेंट को हम क्या करते हैं, ठीक है भाई आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक है आप इतने के 2 गोली ले लो, बाकी के जो 4 गोली है हम उस बॉक्स में से वो पेशेंट को डोनेट करके देते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सर। सर आपके मेडिकल पर हमने विजिट किए, 1 से 2 बार विजिट किए। वहाँ पर हम देखा है हम लोगों ने कि आपके द्वारा जो पेशेंट आते हैं तो आप उन्हें चेक करते हैं और वो हिसाब से आप उन्हें दवाई देती है। ये कहाँ तक सही है सर? एक्चुअली आप लीगल टर्म्स में बात करेंगे तो फार्मासिस्ट इंडिया में लीगलाइज नहीं है कि कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे या डायरेक्ट पेशेंट को दे। हम लोग को एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में ही काम करना पड़ता है। तो हम लोग बेसिकली आपने देखा है कि मैं चेक कर रहा हूँ और दे रहा हूँ, लेकिन आपने उस बारीकी पे ध्यान नहीं दिया जो कि मेडिकल लीगल फ्रेमवर्क में बैठती है। हम लोग अभी यहाँ पे एक थोड़े अफसोस की एक बात है कि एक मेडिकल फील्ड में क्या होता है, हर जगह नहीं है, हर डॉक्टर के साथ भी नहीं है, लेकिन इस तरह मैं आपका लोगों का भी रुझान देना चाहूंगा कि गैर जरूरी लोगों को टेस्ट करवाए जाते हैं, लैब टेस्ट हो गया, या गैर जरूरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, या गैर जरूरी एडमिशंस के लिए ये करते हैं। तो हम लोग बेसिकली, मैं अपने तौर पे ये कोशिश करता हूँ कि बेसिक पेशेंट की नेसेसिटी क्या है, उसको सही में लैब टेस्ट की जरूरत है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन एज ए फार्मासिस्ट हमको ये अंदाजा तो हो जाता है कि इनको जेन्युइनली टेस्ट की जरूरत है या एडमिशन की जरूरत है। तो हम लोग उस तरह से पेशेंट्स को गाइड करते हैं सबसे पहले तो कि भाई ठीक है, आप जिस जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आपको फिजिशियन को बताने की जरूरत है, और या फिर आपको सर्जन के पास जाने की जरूरत है, या फिर आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाने की। तो सबसे पहले तो हम लोग, मैं जब पेशेंट को देखता हूँ तो सबसे पहले तो ये पेशेंट को गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आपको इस डॉक्टर को बताने की जरूरत है। जनरली क्या होता है, पेशेंट कोई भी बीमारी के लिए किसी भी हॉस्पिटल चले जाता है, और एक ये वही है, थोड़ा अफसोस की बात है कि वहां से उसको रेफर, सही डॉक्टर को रेफर करने की बजाय क्या किया जाता है कि ठीक है आप एडमिट हो जाओ, आप ये टेस्ट करवा लो। जो पेट दर्द का जो पेशेंट है वो जाता है चेस्ट वाली के पास चले जाता है। जी। तो होता ये है कि वो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो पेशेंट तो नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस गलत होता है कि उसको वहीं पे रोक लिया जाता है, और उसको फिर पूरे टेस्ट करवाने के बाद पूरा 2-3 दिन के बाद फिर उसको अगर जब नहीं होता है फायदा तो उसको क्या किया जाता है, जब रेफर। तो इसमें पेशेंट की बड़ी परेशानी भी होती है और इकोनॉमिकली भी उसको बहुत बर्डन आता है।
तो बेसिकली हम लोग उस पर फोकस ज्यादा करते हैं कि पेशेंट को सही से गाइड कर देते हैं। और अगर से अफोर्डेबल पेशेंट नहीं है तो हम लोग कुछ फिजिशियन या कुछ सर्जन, कुछ ऑर्थोपेडिशियन से मैंने बात करके रखी है, उनके साथ हम टेलीकम्युनिकेशन या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पेशेंट का वो करवाते हैं, डायग्नोस करवाते हैं, उनसे सजेशन लेके फिर हम उनसे प्रिस्क्रिप्शन मंगवा के फिर हम लोग उनको ये देते हैं। हाँ, हम अपने तौर पे जो है ओटीसी प्रोडक्ट्स जो कि आप देखते होंगे टीवी पे भी आजकल क्रोसिन का ऐड आता है, नेसिवियन नेजल ड्रॉप का ऐड आता है, जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क में हम लोग जो दे सकते हैं, अगर से उसकी जरूरत होगी तो हम फिर पेशेंट को कहीं नहीं भेजते, हम अपने तौर पे उसको ये सारी जो हमारे उसमें है, हमारी कैपेसिटी में हम जो दे सकते हैं वो देके हम उसको इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग उसको सही से गाइड कर देते हैं। ड्रग लेने के बारे में भी हो, और आपने देखा होगा मेरे पास भीड़ होती है, लेकिन भीड़ सिर्फ मुझसे दवाई लेने के लिए भी नहीं होती है, लोग प्रिस्क्रिप्शन लेके भी मेरे पास आते हैं। मैं आपको एक अपना काफी लोगों के साथ ऐसा है कि मुझे क्या करते हैं, कोई गया यहाँ से रेफरल लेके यशोदा हॉस्पिटल या अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद गया, वहाँ कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर को बता देते, वहां से मुझे चिट्ठी का कॉपी, प्रिस्क्रिप्शन का कॉपी भेजते और वहां से फोन करते, साहब ये मेडिसिन आपके पास है। तो फिर मुझे ताज्जुब होता है कि भाई आप उतने बड़े सेटअप में बता रहे हैं और उसके बाद आके आप मुझे चिट्ठी पूछ के यहाँ आके लेना क्यों चाह रहे। तो इम्पोर्टेंटली क्या है, देखिए फार्मासिस्ट जो है इसका जॉब फंक्शन ही ये है कि इसका काम ये है कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखा है पेशेंट्स को, वो पेशेंट्स को सही से समझाए कि किस तरह से लेना है, और पॉसिबल यहाँ पे अब ये जो दूसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये बताना पेशेंट को, जो सबसे तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि आपको पेशेंट को ड्रग के पॉसिबल साइड इफेक्ट, मतलब मुमकिन है ये गोली खाने के बाद आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये बताना बहुत जरूरी है। मैंने अपने करियर में इतने ज्यादा पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने छोटे से साइड इफेक्ट की वजह से पूरा का पूरा डोज बंद कर दिया। अब एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ आपको, जनरली आपको कमर या गर्दन दर्द होता है तो डॉक्टर ये, तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, कभी कभी आपके हाथों में या पैर में मूंगियां आती है, हाथ पैर सुंद पड़ते, तो उसमें कुछ डॉक्टर नसों के लिए कुछ ऐसी गोली लिखते हैं जिसकी वजह से, जिसके साइड इफेक्ट के तौर पे आपको नींद ज्यादा आती है या सुबह उठने के बाद कभी कभी चक्कर भी महसूस होती है। तो इस तरह की ड्रग लेने के बाद पेशेंट को जनरली क्या होता है, जब सुबह उठेगा उसको थोड़ी सी चक्कर महसूस होगी या नींद ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, ड्रग बंद, तो लगता है भाई गोली खाने से तो और नई मुसीबत शुरू होगी। तो ये चीज अगर से आप पेशेंट को समझा के दे देते हैं कि भाई आप ये गोली खाने के बाद आपको मुमकिन है ऐसा होगा, लेकिन परेशान मत हो, कोर्स करो, तो उससे एक पेशेंट का पूरा इलाज भी हो जाता है और साइड इफेक्ट्स के उसको एक ये हो जाता है। यानी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख कर देता है वो डोज किस तरीके से लेना और कहाँ तक लेना, कब तक लेना, ये सब समझा कर देने की जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की। खाने से पहले लेना, बहुत सारे दवाई, एक छोटी की मिसाल देता हूँ आपको मैं समझने के लिए। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर से मिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती पेशेंट के पास से। जनरली आप जाते हैं, अभी एक ब्रूफेन नाम की गोली हर किसी को पता है, दर्द होता है जनरली आप ब्रूफेन नाम की गोली ले लेते। तो कभी कभी डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, आपको घुटने का दर्द है, आप कभी कभी हिस्ट्री लेने में चूक हो जाती तो आपको ब्रूफेन गोली दे देते। लेकिन ब्रूफेन गोली जो है ये अस्थमैटिक दमा वाले पेशेंट में अलाउड नहीं है देना, उसको दमे का अटैक बढ़ सकता है। तो ये चीज भी काम हमारा है कि भाई डॉक्टर ने ब्रूफेन लिख दिया, ठीक है, उससे थोड़ा देने से पहले एक बार पूछ ले भाई आपको दमा तो नहीं, तो उसमें आपको पेशेंट को डबल परेशानी हो जाएगी। एक तो उसका दर्द भी कम नहीं होगा क्योंकि वो एक गोली के बाद बंद कर देगा, लेकिन उसको दमे का मसला और शुरू होगा। तो ये बेसिकली फार्मासिस्ट का ही काम है। डॉक्टर का काम है प्रिस्क्राइब कर दे, लेकिन फार्मासिस्ट का काम है कि समझा दे उसको खाने से पहले लेना, बाद में लेना है, या ये बीमारी है तो आपने नहीं लेना है, या ये खाने के बाद आपको पॉसिबल ये साइड इफेक्ट होते हैं, ये सब समझा के देना। तो इसीलिए आपने जो मेरे पास जो भीड़ देखी इसकी वजह यही है। और जो मेरे पास हैदराबाद के या कहीं और भी दिखा के लोग जो मेरे पास आके मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी वजह यही है कि मेरा जो प्रोफेशन है उसको मैं पूरी तरह से जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि पेशेंट को काउंसलिंग करके। सर, नांदेड़ में डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है,
उसके भी आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उसमें आप क्या रोल निभाते हैं? ये असल में एक केमिस्ट, एक ये फार्मासिस्ट नहीं है एक्चुअली, ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है। ये मेडिकल का क्या एक्चुअली सिस्टम क्या है कि मेडिकल कोई भी खोल सकता है, और लेकिन वहां पे जो काम करने वाला है, जो ड्रग्स देगा, परचेज करेगा, वो फार्मासिस्ट करेगा। तो आप खुद, कोई एक मिसाल के तौर पे आप खुद, आप नॉन फार्मासिस्ट है, आप मेडिकल खोल सकते हैं और आप एक फार्मासिस्ट को वहां पे एम्प्लॉय करके आप अपना मेडिकल शॉप कर सकते हैं। तो ये जो एसोसिएशन है बेसिकली ये फार्मासिस्ट की नहीं है, ये शॉप ओनर्स की एसोसिएशन, होलसेल और रिटेल वालों की एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन का बेसिक रोल ये है कि फार्मा जो मेडिकल केमिस्ट और ड्रगिस्ट है, इनके वेलफेयर के लिए काम करें। जनरली क्या होता है कि कंपनीज की तरफ से बहुत कभी कभी गलत पॉलिसीज आ जाते हैं, या कुछ पॉलिसीज ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल शॉप ओनर के फेवर के नहीं होते, या उसके लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये मेडिकल महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन बनी हुई है, जिसके अभी जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है वो महाराष्ट्र के भी प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है, अप्पा शिंदे उनका नाम है। तो काफी अरसे से उन्होंने, जब से ये फॉर्म हुई है तब से वो प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया लेवल के प्रेसिडेंट है, और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने शॉप ओनर्स की अपग्रेडेशन के लिए भी। और वो खुद फार्मासिस्ट है, तो उन्होंने फार्मासिस्ट को, जो मैं बता रहा था आपको, जो गल्फ में और यूरोप और यूएस में जो जो दर्जा है फार्मासिस्ट को, वो मिलना चाहिए इंडिया में भी या एशिया में भी फार्मासिस्ट को मिलना चाहिए। उसके लिए बहुत वो कोशिश करते रहते। और हाँ, अप्पा शिंदे नाम है उनका, अप्पा उनको ये करते हैं, उनके जगन्नाथ शिंदे नाम है उनका, उनको अप्पा अप्पा लाड़ से बोलते हैं क्योंकि काफी सीनियर फार्मासिस्ट है वो। तो ये बेसिकली ये जो एसोसिएशन है महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, इसका काम यही है कि मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं इनका अपग्रेडेशन कैसा हो, इनके फार्मेसी जो है इनके अपग्रेडेशन कैसा हो, इनका रिकग्निशन कैसा मिले, इसके लिए काम करते हैं। सर, आप एक मशहूर फार्मासिस्ट बोलकर शहर भर में, जिले में मशहूर है, तो आप फार्मासिस्ट को जो आपका काम है उसको आम लोगों तक, नई जनरेशन तक पहुंचाने के लिए आप किस तरीके से काम करते हैं? जी, वो असल में क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है गल्फ में काम करने का, बहुत अच्छे डॉक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि हमारे पास की सिस्टम्स में या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो फ़र्क है उसको हमको इम्प्रूव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ही फार्मासिस्ट को उसका रिकग्निशन मिलेगा और पेशेंट को भी उसी से फ़ायदा होगा। तो जब मैंने यहाँ वापस जब आया कि अपने लोगों की वापस से खिदमत करूं, मैंने वहां से खुद से रिजाइन करके वापस आया गल्फ से, और देखा कि यहाँ पे फार्मासिस्ट को बिल्कुल आइडेंटिटी नहीं है, रिकग्निशन नहीं है। सिर्फ वजह बिल्कुल छोटी सी वजह है, हमारे पास ऐसा एक, अभी हमारी शुरू में बात हो चुकी है इस बारे में कि बस वो डी फार्मेसी या बी फार्मेसी पास करना, मेडिकल खोल देना है, ठीक है वहां तक। उसके बाद डॉक्टर साहब जो लिखेंगे वो निकाल के दे देना है, और फिर पेशेंट को वापस डॉक्टर के पास भेजना है, वो पूछो कैसे इस्तेमाल करना। और वजह सिर्फ एक ही रही है इसमें कि फार्मासिस्ट ने अपने आप को एज ए प्रोफेशनल पहचाना ही नहीं, और क्योंकि अब नजरिया ये है कि बस मुझे दुकान खोलने की परमिशन मिल जाएगी डिप्लोमा करके या डिग्री करके, तो वो जो सोच है उसको बदलना है। तो ये सोच बदलने के लिए मैं जैसे मुझ जैसे और जो लोग हैं जिनको थोड़ा एक्सपोजर मिला है बाहर का या डेवलप्ड कंट्रीज का, तो हम लोग डेवलप कर ये इस चीज को लोकल हमारे अपने इंडिया के या महाराष्ट्र के बोलो इन फार्मासिस्टों में एक जागरूकता ला सकते हैं कि भाई आपको आपका जॉब, आपका प्रोफेशन का काम आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जब कोई प्रिस्क्रिप्शन आएगा, अगर से आप कम्युनिटी रिटेल फार्मेसी चला रहे तो कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आएगा, तो आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि प्रिस्क्रिप्शन चेक कर ले सही है, जेन्युइन है। फिर उसके बाद में वो ड्रग्स सही लिखे है डॉक्टर ने, हो जाता है गलती, नोबडी इज परफेक्ट, तो गलती डॉक्टर से भी हो सकती है, तो वहां पॉइंट आउट करें। हमको उतनी लीगल अथॉरिटी है कि अगर से डॉक्टर कोई गलत ड्रग लिख देता है या डोज गलत लिख देता है तो वी हैव ऑल द राइट कि हम लोग डॉक्टर को सही कर सकते हैं। और जब आप सही बात बताएंगे तो
कोई डॉक्टर भी मानेगा, Yes, yes. उसमें कोई यही नहीं है। तो फार्मासिस्ट का काम यही है। अक्सर आपने देखा होगा, आप मेडिकल पे जाके कोई दवाई ले लो और पूछो इसको कैसे लेना है, तो बोलेंगे डॉक्टर से पूछ लो जाके। ये गलत है। फार्मासिस्ट का काम ही होता है, डॉक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर का काम प्रिस्क्राइब करना है, बाकी का सारा काम कैसे लेना है, कब लेना है, उसको कैसे रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि प्रोग्राम है, लोगों को समझ में आना चाहिए, बताता हूँ कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जिनको बिलो 8 डिग्रीज रखना होता है। राइट कंपनी से निकलती है, पेशेंट के पास पहुंचने तक उसका टेम्परेचर 8 डिग्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए। रेफ्रिजरेटेड आइटम नॉर्म्स बने हुए, लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि बहुत सारी ड्रग्स, अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो चले आ रहा है वो गलत प्रोसीजर, लेकिन एक लंबे असर तक प्रोसीजर चलता रहा कि वो बस वहाँ कंपनी से निकल गई, कंपनी में तो थी बराबर टेम्परेचर पे, उसके बाद फार्मेसी में आने तक उसका कभी टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखा। तो आप इमेजिन कर सकते कि उसका पेशेंट को कितना फायदा हुआ होगा, जबकि उसका क्राइटेरिया है कि आप उसको बिलो 8 डिग्रीज रखो। तो आपको कंपनी से निकलने तक, पेशेंट के घर पे पहुंचने तक उसको वो डिग्री टेम्परेचर रिप्लेस करना चाहिए। अब हमारे पास की एक मिसाल लेता हूँ, अगर से आप मेरे शॉप में इंसुलिन खरीदने आएंगे आप, या कोई ऐसी दवा खरीदने आएंगे जिनको टेम्परेचर है, तो हम लोग सिर्फ उठा के पेशेंट को नहीं दे देते, हम लोग वो ड्रग के वो मेडिसिन के साथ आइस पैक देंगे पेशेंट, और फ्री मिलता है। पेशेंट को भी फ्री मिलेगा, हमको भी फ्री मिलेगा, क्योंकि होलसेलर हमको प्रोवाइड करता है। अभी आज की डेट में वो होता है, लेकिन फिर भी अफसोस यही है कि फार्मेसी से आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी फार्मेसी तक मेंटेन होके आता है, पहले वो भी नहीं था, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट आया है, तो फार्मेसी तक तो आ जाता है आगे, लेकिन पेशेंट जब ले रहा है तो वो उसको ऐसे हैंड ओवर कर दिया, वो गलत है। जी। तो ये फार्मासिस्ट का रोल यहीं पे है। सर, आप कुछ नांदेड़ के फार्मेसी कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चरर बोलकर भी आप अपनी खिदमत देते हैं, उसके ताल्लुक से बताइए। जी, असल में मैं जो बताया था कि ख्वाहिश ये थी वापस आने की कि अपने पास के लोगों को फायदा भी हो, और खास तौर पे मेरा प्रोफेशन है, जितने भी फार्मासिस्ट बन रहे हैं या बन चुके हैं, मेरी ये ख्वाहिश रहेगी क्योंकि उनका रिकग्निशन मिले। तो इसी दौरान कुछ एक अच्छा ग्रुप से मुलाकात हुई एक कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने जब मेरे बारे में मालूमात ली तो उन्होंने ख्वाहिश जताई कि आप हमारे पास गेस्ट लेक्चर बोल के आ सकते हैं। कि मैं बोला बिल्कुल आ सकता हूँ, और बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी सर्विस दूंगा। तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, मुझे अलग अलग टॉपिक्स जो एकेडमिक से हटके लेकिन फार्मासिस्ट अपग्रेडेशन के लिए है, तो उस ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिसाइड किए, उसके अंडर में मुझे कॉलेज में बुलाते हैं और मैं वो उस टॉपिक्स पे लेक्चर देता हूँ। जैसे अभी अपनी बात हो रही थी कि फार्मासिस्ट ने फार्मेसी करने के बाद अगर से कोई मेडिकल शॉप खोलता है तो उसका जॉब फंक्शन क्या है। तो अब जैसे मैंने बताया नहीं, फार्मासिस्ट बनने के बाद आपको सिर्फ मेडिकल खोलने का ऑप्शन नहीं है, आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप जो है हॉस्पिटल में एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, और आप जो है मेडिकल खोल सकते हैं। तो आप जब मेडिकल खोलना है आपने डिसाइड कर लिया, तो उसके लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए, आप किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे ताकि आप मेडिकल शॉप रन करने में आपको कामयाब। तो इस तरह के लेक्चर्स वो लोग अरेंज भी करते हैं और मैं जाके वहाँ पे लेक्चर डिलीवर करता हूँ, जिसकी वजह से, और मैंने अपने पास भी एक फार्मेसी में एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा चला रखा है, जिसमें से कॉलेजेस के बच्चों को जेन्युइन में ट्रेनिंग देता हूँ, उसके बिना मैं सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ। अक्सर ये प्रैक्टिस होती है कि कॉलेज से बिना आपको ट्रेनिंग के आपको डिप्लोमा या डिग्री नहीं मिलती। अच्छा। अब जब आपने फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको ये जरूरी है कि आप फार्मेसी पे 2 महीने, हॉस्पिटल में 2 महीने, इंडस्ट्री में 2 महीने, ऐसी ये इनकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लाएंगे तभी आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा या डिग्री मिलेगी। अच्छा। तो प्रैक्टिस ये हो गई है कि लड़के आते हैं आप फार्मेसी पे, 2 महीने की ट्रेनिंग हो गई, साइंस स्टैम्प मारने चलेंगे। हम लोग वो नहीं करते, हम लोग बोलते हैं आपको 2 महीने, अगर से मेरे पास से चाहिए आपको सर्टिफिकेट, आप मेरे पास 2 महीने की ट्रेनिंग लो। इसी वजह से आपके जब मेडिकल पर आया था तकरीबन 10-12 लड़के आपके पास, यानी कि वो फार्मेसी कॉलेज के लड़के हैं, फार्मेसी कॉलेज के ट्रेनिंग के लिए लड़के। अच्छा। तो वो 2 महीने मेरे पास पूरी ट्रेनिंग करते हैं, और जब शुरू में आते हैं तो मजबूरी में आते हैं कि उनको सर्टिफिकेट होना है, लेकिन जब जाते हैं तो इतना खुश होके जाते हैं कि बोलते हैं सर अब लगता है कि हम फार्मासिस्ट बने। तो ये हर सेटअप में होना जरूरी है।
तो वो गवर्नमेंट का पर्पस ही वो है कि आप ट्रेनिंग जब ले रहे हैं तो अब डिप्लोमा होने के बाद की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद ही आप सही फार्मासिस्ट बने। तो वो उसके लिए वो मेरे पास हर वक्त 8 से 10 बच्चे ट्रेनिंग में रहते हैं और अच्छे फार्मासिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। सर, आप फार्मेसी जो सेक्टर है उसमें तो आपने आपके खिदमत बेहतरीन ढंग से अंजाम दे रहे हैं, अंजाम इंशाल्लाह आगे भी और देंगे। सर, और दूसरी जो फील्ड है जिसमें आपने अपनी नुमाया वहाँ पे किरदार वहाँ पर निभाया है, जैसा कि आप सफा एजुकेशन सोसाइटी जो एक मदरसा चलाते हैं खालिद बिन वलीद, तो उसके आप सेक्रेटरी भी है, उसके ताल्लुक से ज़रा कुछ बताइए। जी, असल में मेरे वालिद साहब क्योंकि मेडिकल ऑफिसर थे, तकरीबन उनकी सर्विसेज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में ही रही। जब उनका रिटायरमेंट का वक्त आया तो वो मुदखेड़ रेलवे स्टेशन मुदखेड़ पे वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई और वहाँ पे उनको बड़ा जज्बा था कि अपने जो बच्चे स्कूल नहीं कर पा रहे और सिर्फ इधर उधर भटक के अपना बचपन या जवानी खराब कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक सेटअप बनाया जाए एक मदरसे के तौर पे। और ख़ास बात यह है मदरसा एक उनका जो फाउंडेशन उन्होंने जो रखा था वो रखा था कि बच्चों को सिर्फ अरबी तालीम नहीं, असली तालीम, कोई टेक्निकल कोर्स, साथ में हिफ्ज या नाजरा, ये आइडिया से उन्होंने शुरू किया। लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन होने के उनका घुटने का ऑपरेशन किया, उसके बाद उनकी इंतकाल हो गया उसमें ऑपरेशन के बाद में। उसके बाद ये जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, तो वालिद साहब का जो ख्वाहिश थी उसको फिर मैंने भी सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये भी एक तरह से खिदमत है और ये बहुत बड़ी खिदमत है कि बच्चों को सिर्फ हम हिफ्स करा के छोड़ दें, ये उनके भी इसमें नहीं था, क्राइटेरिया में नहीं था। मुझे भी ये लगता कि उसको ना तो दुनिया की कोई असली तालीम दी जा रही है, ना उसको कोई टेक्निकल हैंड दिया जा रहा है। आप दे दें तो कितने लोगों को आप इमामत पे रखेंगे, कितने लोगों को आप मदरसे खड़े करके देंगे। तो वो वालिद साहब का एक था, तो हम उस पे भी थोड़ा सा मेहनत करके हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास से जो भी बच्चा हिफ्स करके निकलेगा उसको हिफ्स के साथ साथ MSCIT का कोर्स करेंगे, इंग्लिश आएगी उसको मैथ्स मराठी भी आएगी। और अभी हमने शुरू नहीं कर पाए वो, लेकिन वो आप लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उसको कोई एक टेक्निकल हैंड देके ही उसको ये कर। MSCIT एक टेक्निकल हैंड है और कोई भी एक मैनुअल, जिस तरह जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के काम हो गए या कोई और ऐसा काम जो कोई स्किल, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की भी इतनी पॉलिसीज है कि अगर से आपके पास कोई सरमाया नहीं भी है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के अंडर में अगर से आपके पास कुछ भी स्किल्स है तो गवर्नमेंट से भी आपको बहुत सारे एड्स मिल सकते हैं, तो ताकि वो दुनिया में भी अपना कोई ये बना सके, आइडेंटिटी खड़े कर सके। और पढ़े लिखे लोग, स्किलफुल लोग अगर से हिफ्स करेंगे और आलिमियत करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट और अलग ही पड़ेगा सोसाइटी पे इंशाल्लाह। वो नियत से हम लोग ये कोशिश, एक मदरसा भी चला रहे हैं मुदखेड़ में, मदरसा खालिद बिन वलीद के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चे हैं उसमें और बोर्डिंग के साथ है, मतलब रिहाइश के साथ बच्चे ये करते हैं। और एक बात ये भी है कि कुछ पर्टिकुलर डोनर्स के अंडर ही वो चलता है, ना वो उसके लिए कोई सफीर रखा गया है, ना हर जगह जनता मानते, कुछ डोनर्स है उसके अंडर में, बहुत अच्छे इससे उसको चलाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया सर। तो साथियों, ये थे जनाब खैसर साहब, जिन्होंने अपने परिवार के ताल्लुक से, खुद के ताल्लुक से और उनके पेशा फार्मासिस्ट के ताल्लुक से तमाम बातें आप लोगों के सामने रखी है। ऐसे ही अनसीन हीरो के साथ आपको मुलाकात आने वाले एपिसोड में हम कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।